हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला में। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले साल 2012 के और 13 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे हमने आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। क्या महत्वता है या क्या इम्पोर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, इससे पहले कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या महत्व है हमारे कंपटीशन के क्षेत्र में, तो आप साल 2012 का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन के क्षेत्र में। तो उसी के तहत आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, यानी कि आज हम 2014 के क्वेश्चनों पे आपसे विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो पहले यह जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि कनिष्क किस वंश के राजा थे। तो जैसे कि आपको पता है कनिष्क जो है वो कौन से, वो थे कुषाण वंश के। ये कुषाण वंश के कुषाण वंश के राजा थे। लेकिन इससे पहले दो राजा और हुए जिसे हम कुजुल कंडफिसेस के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुषाण वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो दूसरे राजा आते हैं उनका नाम था बिम कंडफिसेस। ये राजा जो हैं बिम कंडफिसेस, ये कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जबकि स्थापना जो की गई थी वो कुजुल कंडफिसेस के द्वारा की जाती है। और जो उसके बाद जो तीसरे राजा होते हैं कुषाण वंश के, वो होते हैं राजा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के तीसरे राजा होते हैं, जो 78 ईस्वी में क्या बनते हैं, इनको राजा बनाया जाता है। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो 78 ईस्वी में क्या होता है, कनिष्क का राजा अभिषेक होता है और उसके 3 वर्ष उपरांत क्या होता है, यानी कि 81 ईस्वी सन में सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि करवाते हैं राजा कनिष्क के द्वारा। साथ ही साथ कुषाण वंश जो है, इसी कनिष्क के समय, राजा कनिष्क के समय चतुर्थी जो बौद्ध संगीति होती है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, इन्होंने अनेक बौद्ध विहारों का भी क्या किया था, निर्माण करवाया था। जिसका सबसे सुंदर जो बौद्ध विहार बनवाया गया था वो पाकिस्तान में बनवाया गया था राजा कनिष्क के द्वारा। साथ ही साथ सर्वाधिक जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि सोने के सिक्के तो कई राजाओं ने या कई वंश के राजाओं ने जारी किया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला जो वंश था वो कौन था, वो कुषाण वंश के राजा के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो चलते हैं, और इससे विस्तृत जानकारी के लिए जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, यानी 2022 के क्वेश्चन जैसे समाप्त होंगे, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस पे क्लासेज भी अवेलेबल होंगी। तो अभी केवल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही देख रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो जो सुदर्शन झील है ये कहाँ पे, ये वर्तमान समय में कहाँ पे, गुजरात राज्य में है। लेकिन इसका जो सर्वाधिक सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसी अभिलेख में क्या किया गया है, पहले तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रांतीय शासक के द्वारा क्या किया जाता है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ऐसी
जानकारी मिलती है कहानियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कि एक समय बाढ़ आ गया था जिससे क्या किया गया था कि इसका जो बांध था वो टूट गया था, यानी सुदर्शन झील का। उसका जीर्णोद्धार फिर से रुद्रदामन प्रथम ने करवाया और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और सुदर्शन झील कहाँ पे, तो ये सौराष्ट्र के वर्तमान समय में गुजरात में ये अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी, तो जहां आरा को इन्होंने क्या सहीबात उज जमानी की उपाधि दी थी। तो औरंगजेब जो है मुगल वंश का एक क्या था, एक शासक था जिनकी मृत्यु कब होती है, तो 1707 में होती है। उसी के बाद क्या होता है, मुगल वंश का पूरी तरीके से विघटन होने लगता है, यानी कि जो क्षेत्र विस्तार सबसे ज़्यादा उस समय किया गया था वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इसकी मृत्यु के बाद जब 1707 में इसकी मृत्यु होती है तो धीरे धीरे मुगल वंश का पतन होने लगता है। इससे संबंधित इतिहास को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो मिडवल हिस्ट्री हो, सब की क्लासेस इस पे अवेलेबल होंगी। अभी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो औरंगजेब के द्वारा ही जहां आरा को क्या किया गया था, सहीबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, तो जैसे कि आपको पता है कि जो नदियां होती थी या पहाड़ होते थे उनको प्राचीन समय के जो राजा होते थे उसको क्या मानते थे, अपनी सीमा मान लेते थे। तो जो सिंधु नदी थी वो किसके बीच में थी, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनमें, जो खिलजी वंश का राजा था उन्हीं के द्वारा मंगोलों और उनके बीच में क्या किया गया था, एक सीमा बना दी गई थी कि ये एक तरफ आपका भाग रहेगा, दूसरी तरफ हमारा। तो वो सिंधु नदी को अपना भाग बनाए थे, यानी दिल्ली डायनेस्टी और मंगोलों के बीच इसका क्या किया गया था, सीमा रखी गई थी सिंधु नदी की। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जिनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने ही क्या नारा दिया था, दिल्ली अभी दूर है, जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिया गया था। और साथ ही साथ ये क्या किए थे, तो ये अपने पूरे शासनकाल में 7 राजाओं का इन्होंने क्या किया था, शासनकाल भी देखा था। और इन्हीं को महमूद ए इलाही के नाम से इनको जाना जाता है। और सूफी संत के जो स्थापना होती है इन्हीं के द्वारा की जाती है। ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती जो थे इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, सूफी संप्रदाय की स्थापना की जाती है। और इनके जो शिष्य थे ये किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी इनके ये शिष्य थे। अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो जो अकबरनामा पूरा किया गया था वो कितने वर्षों में पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में ये पूरा किया गया था अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो जैसे कि आपको पता है कि उल्मा जो थे वो कौन थे, धार्मिक संप्रदाय के सबसे बड़े क्या होते थे, गुरु माने जाते थे। तो उन्हीं को दस्तार बंदान के नाम से भी जानते हैं, जो धार्मिक गुरु होते थे, यानी कि उनको उल्मा के भी नाम से भी जानते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो जैसे आपको पता है कि 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन किया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उस समय जो लेफ्टिनेंट
कौन थे गवर्नर थे, वो सर एंड्रूज फ्रेजर दी को बनाया गया था, जिनका शासनकाल क्या था 1903 से 1908 तक ये क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे थे। बंगाल विभाजन 1905 में होता है, उसी के बाद उसी साल 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जाता है। उसके अगले साल जो होता है 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसी में स्वराज को अपना लक्ष्य भी रखा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन्स जुड़े थे किस आंदोलन से, तो स्वदेशी आंदोलन से जो ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविसन्स स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1905 में चलाया जाता है, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन किया जाता है। तो वही ब्रिटिश पत्रकार यानी H.W. नेविसन्स के जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट किया जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन उस समय के जो वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, तो जलियांवाला बाग जो है इसका जो नरसंहार की पृष्ठभूमि बनती है, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, रौलट एक्ट पारित किया जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या था इस एक्ट का, तो उद्देश्य ये था कि जितने भी भारतीय नेता थे तो उनको बिना सबूत के, बिना गवाही के, उनको शक मात्र आधार पे क्या किया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। इस एक्ट का ये उद्देश्य था। इसी का विरोध करने के लिए कुछ भारतीयों के द्वारा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, यानी जो नरसंहार जो वर्तमान में पंजाब में है, वहाँ पे इकट्ठा हुए लोगों पे अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई गई थी। किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। तो रौलट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों के द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार में जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें कई भारतीयों का यानी कि हजारों की संख्या में भारतीयों की जान जाती है। तो वही जो जांच समिति रिपोर्ट को प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, जो कांग्रेस के द्वारा समिति बनाई गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कार्यभार सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो जो शौकत अली थे उनके द्वारा, जो मुस्लिम लीग की स्थापना में भी इनका श्रेय था, तो उन्हीं के द्वारा बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इनसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं 1907 में पहले 6 में क्या होता है, जो कांग्रेस की अधिवेशन होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तिलक ने। उसी स्वराज शब्द की व्याख्या करते हैं, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था तिलक जी ने 1906 के अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया जाता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द की व्याख्या की जाती है, और साथ ही साथ कांग्रेस जो 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी जी,
उनको क्या किया जाता है, उसका लक्ष्य भी निर्धारित करवाते हैं दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। और 1907 में क्या होता है, 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। अधिवेशन होता है 1907 में, जिसमें क्या होता है कि कांग्रेस को दो हिस्से हो जाते हैं, जिसे हम नरम दल और गरम दल के रूप में जानते हैं। इसी अधिवेशन में क्या किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को अंग्रेजों को द्वारा अरेस्ट करके कहाँ पे, मांडले जेल भेज दिया जाता है, जो वर्तमान में म्यांमार देश में है। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया जाता है, गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी जाती है जेल में ही। फिर से जब ये छूट के आते हैं 6 साल की सज़ा के बाद, तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसे हम होम रूल पार्टी के नाम से जानते हैं। उसी के तहत इन्होंने क्या एक आंदोलन चलवाया था, जिसे हम होम रूल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये कब चलवाया गया था, ये 1916 में चलवाया गया, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसके बाद फिर 1920 में क्या होता है, तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा गांधी जी के साथ किन मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अस्थि उठाई थी, तो ये अस्थि उठाई थी महात्मा गांधी की जी के द्वारा। शौकत अली उसमें उनका साथ देते हैं। और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नजर क्या है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के क्या होते हैं, प्रथम संपादक होते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो इसी नाम की पत्रिका वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा भी चलाया जाता है। लेकिन इसके प्रथम संपादक की बात अगर किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या टिक करना है, मनसुख लाल नजर के द्वारा ही इसके प्रथम ये संपादक थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं A, B, C, D, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको एक विकल्प ऐसा है जो गलत है, उसी को आपको फाइंड आउट करके उसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंटन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, वो सही है। और 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया था। तो ये भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट है। जो चौथा इंफॉर्मेशन है, इसी में क्या है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। उन्होंने 4 बार नहीं 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता ये लोग करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो कब होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1985 में होती है। जस्ट उसके बाद उसकी अध्यक्षता जो की थी 1986 की जो 1885 में स्थापना होती है किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और 1886 में जो उसकी अध्यक्षता होती है वो किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है।
उसके बाद 1893 में वो पुनः क्या होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद फिर 1906 में फिर से ये क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तिलक जी के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ उसको व्याख्या किसने की थी, तो उस शब्द की व्याख्या करने वाले दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वो अपना लक्ष्य भी निर्धारित करने के लिए कहते हैं। तो यानी कि ये 3 बार 1885 में और 1893 में और 1906 में ये क्या करते हैं, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 4 बार उन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसीलिए ये विकल्प क्या है, गलत है। वो 3 बार उसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। 1885, 1893 और 1906 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो जैसे कि आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं 1920 में उनकी मृत्यु होती है। उससे पहले जो अमृतसर का अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1919 में, उसी में वो अंतिम बार पार्टिसिपेट करते हैं, जो कहाँ पे, अमृतसर यानी पंजाब में होता है। तो उसके अगले साल ही इसी का विरोध कर रहे थे, जो 1919 में हम लोग पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के, उसमें महात्मा गांधी की बातों से ये सहमत नहीं थे, उन्हीं का विरोध कर रहे थे। उसके अगले साल बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, कब, 1920 में। तो यही वो अंतिम अधिवेशन था, यानी कि अमृतसर अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा अंतिम बार पार्टिसिपेट किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसमें 2 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार ब्रिटेन में लोकसभा को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि जो हमारे यहाँ संसद है उसमें भी 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरे है राज्यसभा। लोकसभा को हमारे यहाँ निम्न सदन भी बोलते हैं। उसी प्रकार वहाँ पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसमें इलेक्टेड पर्सन आते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसी प्रकार जो हमारे यहाँ राज्यसभा, जिसको हम क्या करते हैं, अपर सदन के नाम से जानते हैं, या ऐसी सभा जिसे जो कभी विघटित नहीं होती है, तो उसी को ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं जो वहाँ पे पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट से रुष्ट होके महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज यानी उन औरतों को कहा जाता है कि जिन पे कोई बच्चा नहीं होता है, और ये भी एक शब्द का प्रयोग करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, साथ ही साथ वेश्या का भी प्रयोग करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, कौन, गांधी जी के द्वारा। तो इसी में कहा जा रहा है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी की,
जो कब लिखी जाती है 1909 में लिखते हैं। किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन उसके बाद इस पुस्तक का विभिन्न भाषाओं में इसका उच्चारण करके अन्य भाषाओं में भी लिखी गई। तो इसी पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को महात्मा गांधी जी के द्वारा बाज और वेश्या की क्या की जाती है, शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट और घटनाओं का सही कालक्रम पता कीजिए। तो इस क्वेश्चन में 4 प्रमुख घटनाएं दी गई हैं जो विभिन्न समयों पर या विभिन्न स्थानों पर घटती हैं। तो इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, यानी कि इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन कौन सी है, उसके बाद की इंफॉर्मेशन कौन है, फिर उसके बाद की, और लास्ट में जो है सबसे बाद की हुई घटनाओं पे आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बीजी जी का तिलक का निधन, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का निधन कब होता है, तो निधन हमने आपसे अभी इस पर विस्तृत चर्चा की बाल गंगाधर तिलक के विषय के बारे में। तो 1920 में इनका निधन होता है। तो 1920 में जैसे कि हमने आपसे बताया कि अमृतसर का जो वो क्या होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है जिसमें उन्होंने अंतिम बार पार्टिसिपेट किया था, तो वो कब होता है, 1919 में होता है। 20 में इनका निधन होता है। उससे पहले क्या होता है, एक अधिनियम के रूप में रौलट विधेयक का पास होना, यानी कि जो रौलट एक्ट पास हुआ था वो भी कब हुआ था, तो 1919 में। तो अब आप देख पा रहे होंगे 1919 का ये भी है और 1919 का ये भी है। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री को जब तक आप एक कहानी के या लिंकअप करके नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके उत्तरों को, सही उत्तर का चयन कर पाना हमारे लिए उतना ही कठिन होता है। तो अभी इस पर कहानी जो बनेगी। फिर जलियांवाला बाग का जो नरसंहार होता है वो भी कब होता है, तो वो भी 1919 में ही होता है। तो इस प्रकार इसमें ये फाइंड आउट करना कि कौन सा उत्तर सही है, उसके लिए आपको एक कहानी की तरीके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, रौलट एक्ट पारित किया जाता है। वो कब पारित किया जाता है, 1919 में। तो 1919 में रौलट एक्ट के पारित होने के बाद ही उसी का विरोध करने के लिए जो जलियांवाला बाग है, जो वर्तमान समय में पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ भारतीयों के द्वारा उसी एक्ट का विरोध करने के लिए उस बाग में इकट्ठा होते हैं। तो यानी कि रौलट एक्ट जो है पहले पारित होता है, उसके बाद फिर पारित होता है, यानी कि उसके बाद जो घटना घटती है वो जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना घटती है। यानी कि दूसरा पहले पाएगा और तीसरा जो है उसके बाद। अब आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 और 3 क्रम में किससे है। तो आप पहले में भी देख पा रहे होंगे 2-3 पहले पे है, इसमें तो 3-2 है, यानी कि पहली तीसरी इंफॉर्मेशन की वजह से यह विकल्प गलत हो जाएगा। इसमें भी 2-3 पहले पे है, तो ये भी अभी इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है। और 2 इसमें 3 और उसके बाद 2 दिया गया है, इसलिए कि बी और जो लास्ट का विकल्प डी है उसमें से आपको क्या है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उस चीज़ को कट कर सकते हैं। अभी 2 विकल्प ऐसे हैं कि जिसमें 2 और 3 अभी भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको तीसरी जो इन्फॉर्मेशन जुटानी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन होता है, जो उनकी मृत्यु के 1 साल पहले होता है, जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट भी करते हैं, वो कब होता है, तो 1919 में होता है। तो 1919 में यानी कि 2, 3, 4 ये जो है आपको सीरियल वाइज में होना चाहिए। तो 2, 3, 4 ये पहले विकल्प में एक क्रम से लिखा गया है, और उसके बाद जो लास्ट घटना घटती है यानी कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो होती है वह 1920 में होती है। तो इस प्रकार जो है विकल्प ए यानी कि ये सही कालक्रम है
तो पहले क्या होता है, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट पारित होता है। उसी का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में क्या करते हैं, कुछ भारतीय पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें वो नरसंहार कराया जाता है जनरल डायर के द्वारा। उसके बाद 1919 के अमृतसर अधिनियम में क्या होते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी अपना पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अगले साल यानी कि 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है 2, 3, 4, 1 ये सही कालक्रम है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुछ पुस्तकों के नाम और उनके राइटर दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक राइटर ऐसे हैं जिनको आपको फाइंड आउट करके उनको चुनना है। तो H.G. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिया स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कि सही है कि गलत है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। दूसरी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया रूल भी जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, उनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और जो चौथी इन्फॉर्मेशन है, फ्रैंक मोरे के द्वारा क्या किया जाता है? इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है पुस्तक, ये फ्रैंक मोरिस के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा लिखी जाती है? ये पुस्तक लिखी जाती है दुर्गा दास के द्वारा। यानी कि इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं कि जो सही है, एक विकल्प है जो गलत है, उसी को आपको फाइंड आउट करना था। तो पहला विकल्प जो है इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई। और फ्रैंक मोरिस के द्वारा नहीं बल्कि दुर्गा दास के द्वारा क्या लिखा गया? इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक दुर्गा दास जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि जो इन अन्य तीनों से ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? जैसे आपको पता है कि तिलक क्या थे, एक बहुत अच्छे राइटर थे। तो उन्हीं से प्रशंसा होके क्या करते हैं कि एक जो अंग्रेज व्यक्ति था वो क्या करता है, इनकी वकालत करता है, जिनका नाम क्या था? मैक्स मूलर। इनसे काफ़ी प्रभावित थे इनकी लेखनी को लेके। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इसमें है बनारस अधिनियम 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से आपको एक ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो जैसे हमने आपसे बताया कि 1906 के जो कलकत्ता अधिनियम में है, उसमें किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। उसी अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की जा रही थी, उसमें स्वराज शब्द की वो व्याख्या भी करते हैं और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वो अपना लक्ष्य भी निर्धारित करने के लिए बोलते हैं। तो ये अधिवेशन जो था वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 का था, जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन टू डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रफीक जकारिया जी जो हैं वो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक क्या हैं? रफीक जकारिया जी के द्वारा लिखी गई है। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक में पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? तो इस शब्द को कहा गया था किसके द्वारा?
राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जब जेल में उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो उस समय जब उनके पास दूध आता है जेल की तरफ से कि ये आपके पीने के लिए है, तो उस दूध को ये अस्वीकार करके ये बोलते हैं, चूँकि ये एक शायर के भूमिका में भी थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो इस वक्तव्य को कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। इन्हीं के द्वारा एक शेर, अंतिम शेर पढ़ा गया था, वो कौन था तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया, तो इन्होंने उसे अस्वीकार कर और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। और साथ ही साथ पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रहे लगों में रहू रहे, तेरा ही जिक्र यार हो और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो ये शेर पढ़ा गया था 1927 में, किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ के सत्वाना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन जी जो थे, वो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको इन्होंने एक लाभ के, जिसे हम संतावना पुरस्कार के नाम से जानते हैं, इन्होंने ऐसा शब्द गांधी जी के लिए प्रयोग किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन जो ऐसी होती है, अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सूची फर्स्ट जो है वो सूची सेकंड, यानी कि इधर कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं जो उनसे संबंधित आंदोलनों से वो जुड़े हुए थे, तो उसमें से आपको चयन करना है। तो जैसे जो विनोबा भावे हैं, ये किससे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था या उसमें उनका पार्टिसिपेशन था? तो विनोबा भावे के द्वारा ही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। तो आइए इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपने क्वेश्चनों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ए का जो दूसरा है वो किस में है? तो ए का जो दूसरा है वो केवल मात्र ए में है, बाकी आप देख पा रहे होंगे बी में भी दूसरा नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि जो है इसका जो उत्तर है वो पहला विकल्प सही है। मात्र एक इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिए। तो अन्य जो इन्फॉर्मेशन है बीजी तिलक के द्वारा, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही क्या किया गया था, होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये 1916 में स्टार्ट किया जाता है। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, होम रूल पार्टी भी बनाई जाती है। और जो अरोड़ा आसफ अली हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया जाता है मुंबई के ग्वालियर टैंक से, उसी में उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी भारतीय बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट करके क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अरोड़ा आसफ अली जो थी वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा मिल के भूमिगत तरीके से, यानी अंडरग्राउंड तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाया गया था अरोड़ा आसफ अली जी के द्वारा। और सरोजनी नायडू जो हैं वो धर्सना रेड से इनको जोड़ा जाता है। तो यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर है वो पहला विकल्प इसका सही है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाए हुए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी के अध्यक्षता में क्या किया गया था? जो काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि एक रेल को
लूटा जाता है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। उसी की अध्यक्षता यानी कि उनके बचाव के लिए वो गोविंद वल्लभ पंत के रूप में एक क्या किया जाता है, एक समिति का गठन किया जाता है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो 18 जुलाई 1947 को क्या किया जाता है, जो भारतीय यानी कि भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम पारित किया गया था वो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जारी किया जाता है। उस समय वहाँ के सरकार किसकी थी, तो क्लीमेंट इटली के द्वारा ये जारी किया जाता है। पहले उसके हाउस ऑफ कॉमन्स में पास किया जाता है, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास किया जाता है। उसके पश्चात ये 3 जुलाई 1947 को ये यहाँ पे, उसके बाद 18 जुलाई 1947 को क्या किया जाता है, वहाँ पे इसको राजकीय स्वीकृति प्राप्त कर भारत भेज दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है, तो सुभाष चंद्र बोस, जिसमें जो कराची का अधिवेशन होता है उसमें महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। ये किसमें बोला था, महात्मा गांधी जी ने खुद बोला था कराची अधिवेशन में। तो उसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने भी उनकी सम्मान और प्रकाष्ठा माना है, किसका, गांधी जी के द्वारा। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने माना है गांधी की प्रकाष्ठा, और उसी में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता भी उनको गांधी जी को मिलती है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है, तो डॉक्टर किचलू के द्वारा जो 1947 का कांग्रेस कमेटी की जो बैठक होती है उसके विभाजन का प्रस्ताव इनके द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, तो इसमें भी 4 क्या किए गए हैं, 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उसमें से उनकी लिखी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। इसमें से एक पुस्तक का नाम ऐसा है या व्यक्ति का नाम ऐसा जुड़ा है उस पुस्तक के साथ जो गलत है, उसी को आपको फाइंड आउट करके उसका सही उत्तर आपको देना है। तो चलते हैं पहले विकल्प पे गौर करते हैं। तो भगत सिंह जी के द्वारा क्या किया जाता है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पुस्तक लिखी जाती है, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखा जाता है, और लाला राम शरण दास के द्वारा द ड्रीम लैंड लिखा जाता है। भगवती चरण बोहरा के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा जाता है। तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसके द्वारा लिखा जाता है, यह लिखा जाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा जाता है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखी जाती है। अन्य तीनों इन्फॉर्मेशन सही है, जो चौथी इन्फॉर्मेशन थी यही गलत थी। तो चलते हैं आज के यानी कि 2014 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि 2014 में जो हिस्ट्री के से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2030। तो हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंस है हमारे कोई भी कंपटीशन के लिए, आप इसी से एक क्या पा सकते हैं, एक व्यू पा सकते हैं कि लगभग अगर आपकी हिस्ट्री तय है तो आप कोई भी, जैसे ये प्रीलिम्स का पेपर है तो प्रीलिम्स का पेपर भी निकालने में हमें काफ़ी आसानी होगी अगर हम लोगों की हिस्ट्री अच्छे से तैयार होगी। तो नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो सबसे पहले तो नई दिल्ली में जो 1947 में आयोजित अखिल भारतीय समिति की बैठक किसके द्वारा पेश की जाती है,
तो पेश की जाती है गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा पेश की जाती है। और उसके जो विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किसने किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा क्या किया जाता है, उस प्रस्ताव को समर्थन किया जाता है कि यानी कि भारत के बंटवारे की बात ये लोग मानते हैं। और उस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा पेश किया जाता है। जबकि उनका समर्थन किसने किया था, तो जो मौलवी थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है। तो साल 2014 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। साथ ही साथ अगर इससे पहले के जो 2 वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पहले आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो था अभी केवल हर क्वेश्चनों के माध्यम से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जोड़ी जा रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लास जब 2022 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप इस पे क्लासेज भी अवेलेबल होंगी। इससे संबंधित जो भी अगर आपको कोई सुझाव देना है या अपना प्रस्ताव इसमें शामिल करना है तो आप कमेंट में इसको लिख के आप हमसे बता सकते हैं, उसको उसमें सुधार किया जाएगा। तो आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।